कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट में होने वाला कोई छोटा मोटा टकराव किसी के निवेश पर कैसे असर डाल सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से गहरी से जुड़े हुए हैं। देखिए, बाजारों में तो जैसे भगदड़ मच गई है। हर कोई सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहा है और इसी वजह से सोने की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। और ठीक इसी समय मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष आग पकड़ रहा है। इस बढ़ते तनाव का असर देखिए, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है और शिपिंग की लागत मतलब किराया भाड़ा आसमान छू रहा है। तो सवाल यही उठता है कि इन सब घटनाओं में जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, आखिर क्या कनेक्शन है? कैसे एक इलाके का तनाव पूरी दुनिया के फाइनेंस पर असर डाल देता है? तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे सीधे असर से शुरू करते हैं, और वो है बाजारों की हालत, जो हर छोटी बड़ी खबर पर एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। देखिए, ये तो एक सीधा सा नियम है। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां स्थिरता हो, और इतिहास गवाह है, सोने से ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर कुछ भी नहीं माना जाता। अब ये जो 2025 में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया ना, उसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। समझिए कि एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। एक तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने की उम्मीद, तो दूसरी तरफ डॉलर की कमजोरी। ऊपर से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे थे। और हाँ, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप का तनाव तो था ही। तो आखिर ये सारी बेचैनी आ कहाँ से रही है? इसकी जड़ को समझने के लिए हमें इस संघर्ष के तरीके को ही समझना होगा। हम यहाँ कोई ट्रेडिशनल लड़ाई की बात नहीं कर रहे, जहाँ दो देशों की सेनाएं आमने सामने हों। नहीं, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। मतलब बड़ी ताकतें खुद लड़ने के बजाय छोटे छोटे ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं और उनके जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं। इसमें लगातार छोटी छोटी झड़पें होती रहती हैं, और इस सारे तनाव का सेंटर पॉइंट, मतलब जो एपी सेंटर है, वो है सिर्फ एक जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये चार्ट दिखाता है कि ये जगह कितनी ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर रोज इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत का भी लगभग 40% कच्चा तेल यहीं से आता है। तो अब जरा इस बात को समझते हैं कि कैसे ये बढ़ता हुआ खतरा एक के बाद एक आर्थिक लहरें पैदा करता है और कैसे एक लहर दूसरी को जन्म देती है। रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ पता चलती है। मिडिल ईस्ट में जब भी प्रॉक्सी वॉर की कोई एक घटना होती है, तो कच्चे तेल की कीमत करीब करीब $1.5 प्रति बैरल बढ़ जाती है, और एक लेवल ऐसा आता है जिससे हम टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं। जैसे ही ये घटनाएं एक हफ्ते में 4 से ज्यादा होने लगती हैं, तो मार्केट में डर और अफवाहें फैलने लगती हैं। फिर कीमत का लेना देना असल सप्लाई डिमांड से नहीं, बल्कि सिर्फ अटकलों से होता है। तो मतलब कहानी का सार ये है कि तेल की कीमतों में ये जो उतार चढ़ाव है, ये मार्केट को बुरी तरह डरा देता है, और जब निवेशक डरते हैं तो वो अपना पैसा बचाने के लिए भागते हैं। और कहाँ? सोने की तरफ। अब जरा सोने के भविष्य पर नजर डालते हैं। इस टेबल में दोनों पहलू हैं। एक तरफ देखिए इसकी ताकतें हैं, जैसे कि इसे सेफ हेवन माना जाता है और सेंट्रल बैंक भी इसे खरीद रहे हैं। लेकिन कमजोरी ये है कि ज्यादा कीमतें आम खरीदारों को दूर कर सकती हैं। अवसर ये है कि अगर दुनिया डॉलर पर कम निर्भर होती है तो सोने का महत्व बढ़ेगा। लेकिन खतरा भी है, क्योंकि कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं, और अगर दुनिया में शांति होती है तो सोने की चमक फीकी पड़ सकती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तेल और सोने से भी आगे एक तीसरी और शायद सबसे नुकसानदेह लहर है, जो सीधे मिडिल ईस्ट के देशों को ही हिट करती है। एक तरफ तो कमाल की तरक्की हो रही है। सऊदी अरब जैसे देश अपनी इकोनॉमी को तेल से दूर ले जाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सोचिए, उनके जीडीपी का आधा हिस्सा अब नॉन ऑयल सेक्टर से आता है। पर यहीं पर एक अजीब, एक दुखद पहेली सामने आती है। वही संघर्ष जो तेल की कीमतों को बढ़ाता है, वही इन देशों की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन जाता है। इस अजीब सी सिचुएशन को कहते हैं डायनामिक रिसोर्स कर्स। मतलब एक ऐसा श्राप जहां देश की दौलत, यानी उसका तेल, उसकी तरक्की में मदद करने के बजाय उसका दुश्मन बन जाता है, खासकर जब उस देश में लगातार तनाव का माहौल हो। और ये होता कैसे है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला,
तेल की कीमतों में रोज रोज के उतार चढ़ाव की वजह से सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेती हैं। दूसरा, प्राइवेट कंपनियां भी रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाना बंद कर देती हैं। और तीसरा, सबसे काबिल लोग जैसे बेस्ट इंजीनियर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स इस अस्थिरता से परेशान होकर देश छोड़ देते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ है बड़े बड़े सपने जैसे न्योम जैसा फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने का प्लान ताकि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आए, और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई कि बॉर्डर पर तनाव की वजह से निवेशकों ने अपने अरबों डॉलर वापस निकाल लिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जब एक इतना जरूरी इलाका अपने तेल वाले अतीत और एक बेहतर भविष्य के बीच फंस कर रह गया हो, तो क्या कोई भी इकोनॉमी सच में इस असर से बच सकती है?